दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 नहीं, लेक्चर नंबर 3। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जैविक विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैविक विविधता से आप क्या समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या लिखा हुआ है, जीव जगत में विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब होता है भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। तो जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जितने भी जीव हैं, सजीव हैं इस पृथ्वी पर, कितनी है उसकी संख्या? तो उनकी संख्या बहुत ही बड़ी है, बहुत ही विशाल है उनकी संख्या। तो हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो, चाहे वो बहुकोशिकीय हो, चाहे वो बहुत ही साधारण कोई जीव हो या बहुत ही कोई एडवांस जीव हो, सभी जीवों को जोड़कर पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जंतु हो, सभी को जोड़कर जो संख्या निकल कर के आती है वो क्या बताती है? वो सजीवों के बीच में विविधता बताती है कि एक सजीव दूसरे सजीव से कैसे भिन्न है ना। तो ये सभी सजीव जो एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं उसे हम एक जाति कह सकते हैं, एक स्पेसीज कह सकते हैं, और इन सभी को काउंट कर सकते हैं संख्या के आधार पर। तो उनकी जितनी भी संख्या है पृथ्वी पर मौजूद सजीवों की, उसे ही हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, तो आंसर बहुत ही साधारण सा होगा। तो बोलेंगे पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी सजीव हैं, है ना, पौधे हैं, जंतु हैं, सभी को मिलाकर, सभी की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? तो जैविक विविधता बोलेंगे। अब देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि हमारा पृथ्वी कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और इस पृथ्वी पर बहुत ही अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, जिसमें से अधिकतर जीवों को हम या आप नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब जितने भी जीव हैं उनकी जो विविधता है उनके बीच, वो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही विशाल है। तो अभी तक जो पता लगाया गया है, लगभग ये अनुमान है कि 1.7 से, ठीक है, 1.7 से जो है 1.8 मिलियन तक, 1.7 से 1.8 मिलियन तक प्रजाति जो प्रजाति है वो खोजी जा चुकी है, या संभवतः ये पाई जाती है पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन तक। समझ सकते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो यहाँ पर इसकी संख्या कितनी बड़ी है, ये संभवतः माना गया है और संभवतः खोजा भी गया है। तो जैविक विविधता ये है। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में जीव जो है वो पाए जाते हैं हमारे इस इतने बड़े से पृथ्वी ग्रह पर। समझ में आ गई? तो यही क्या है? जैविक विविधता है। अब देखो यहाँ पर कि हम जैविक विविधता तो समझ गए कि इतने जीव हैं, तो अब हर एक जीवों के बारे में, जो जितने भी जीव पृथ्वी पर हैं, तो जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनको ये फील हुआ, उनको ये लगा कि हमें क्या करना चाहिए, इन जीवों के बारे में अध्ययन करना चाहिए। इन जीवों के बारे में उत्सुकता थी जानने के लिए कि हम जैसे हम हैं तो हमें दूसरे जीवों के बारे में जानने की भी उत्सुकता होती है। हम जानना चाहते हैं कि वो जीव कैसे दिखते हैं, वो जीव के क्या गुण हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने की साइंटिस्ट की इच्छा हुई। तो उन्होंने कहा कि हमें चलो कि कुछ एक स्टडी का एक क्या करना है, क्राइटेरिया बनाना है कि किस आधार पर या कैसे हम सजीवों को अध्ययन कर सके। तो उसके लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया, उसके अंतर्गत अलग अलग सब्जेक्ट बनाए गए ताकि हम सजीवों का अध्ययन आसानी से कर सकें। तो 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले 2 सब्जेक्ट हैं। एक को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी, और सिस्टमैटिक्स मतलब वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति। तो मैंने आपको क्या कहा कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको ये फील हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, इतने बड़े जीव हैं, इतने अधिक मात्रा में सजीव हैं, तो इनके बारे में नॉलेज रखना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए।
तो इनका अध्ययन ज़रूरी है। तो इनके अध्ययन कैसे किया जाए, इस चीज़ को इसके लिए एक ख़ास जो है क्लास बना दिया गया, एक ख़ास सब्जेक्ट बना दिया गया, जिसके अंतर्गत हम सजीवों के अध्ययन, सजीवों के बारे में अधिक जानते हैं, उनके बारे में ज्ञान पाते हैं, और उनका एक अलग ब्रांच बना दिया गया जिसको कहा गया टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक, यानी वर्गीकी और वर्गीकरण पद्धति। अब देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी, है ना, ये क्या होता है, और सिस्टमेटिक क्या होता है, ये दोनों चीज़ हम पढ़ेंगे। हालांकि ये दोनों ही शब्द जो है लगभग एक समान होते हैं, है ना, ये दोनों ही शब्द को एक समान मान लिया जाता है। जब हम बड़े लेवल पर बात करते हैं तो दोनों को एक मानकर पढ़ लिया जाता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर स्पष्ट रूप से दिखते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी, तो वर्गीकी के अंतर्गत देखिए, तो एक तो बहुत पहले से जो एक चलता आ रहा है वर्गीकी विषय के बारे में, कि हम लोग जिस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पारंपरिक वर्गीकी। क्या बोलते हैं? पारंपरिक वर्गीकी, है ना। जो बहुत पहले से जब वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का क्या हुआ कि ये क्लास बनाया गया, ये सब्जेक्ट बनाया गया, तो शुरू से ही हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, तो उसे हम पारंपरिक वर्गीकी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये फील हुआ साइंटिस्टों को कि हमें क्या करना चाहिए कि अपना लेवल बढ़ाना चाहिए, अपना जो है आइडिया जो है जीवों के बारे में सोचने का वो बढ़ाना चाहिए, तब हम और अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाएंगे सजीवों का। तो उसके अनुसार जो है अभी के समय में बहुत सारा जो है नया नया आइडिया जुड़ चुका है टैक्सोनॉमी के साथ। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? तो उन सबको हम लोग मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यानी कि आधुनिक वर्गीकी, आधुनिक वर्गीकी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्गीकी, पारंपरिक वर्गीकी और आधुनिक वर्गीकी। तो पारंपरिक वर्गीकी में क्या सब चीज़ें आती है, तो ज़रा इनको देखिए। सबसे पहला आता है कि अगर कोई साइंटिस्ट है ना, तो वो कहीं पर जाएंगे, किसी नई जगह पर जाएंगे, तो मान के सपोज कीजिए कि उनको एक ऐसा जीव दिख गया जिसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये काम सिर्फ साइंटिस्ट ही कर सकते हैं। समझ में याद रखिएगा कि टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए जो नॉलेज रखते हैं उनको टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। ये काम आप और हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपने कितने जीवों को देखा है अपने लाइफ में, आपने कितने जीवों को देखा है? मुश्किल से आप 10 अलग अलग तरह या 20 अलग अलग तरह के जाति के जीवों को नहीं देखे होंगे, है ना। तो कोई नया चीज़ अगर आपको दिखेगा तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, कि आप कैसे पता लगेगा कि ये नया है, ये नया है या पहले से ही ये जीव है? आपको कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चल पाएगा जब आप बहुत सारे जीवों से आपका दर्शन हुआ हो, और इसके लिए बहुत समय लगता है, जंगलों में घूमना पड़ता है। तो ये काम वैज्ञानिक ही करते हैं। उन वैज्ञानिकों को टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। तो कोई एक वैज्ञानिक था, वो किसी जंगल में, मान के अमेजन बेसिन में गया, किसी जंगल में घूमने के लिए गया, अफ्रीका के जंगल में घूमने गया वो। तो वहाँ पर अचानक उनको क्या दिखा? एक जीव दिखा जिनको उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। यानी उनके जो गुण दिखे उनमें, तो उस गुण वाले जीव को उस वैज्ञानिक ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। तो उनको लगा कि अरे ये तो बिल्कुल नए तरह का जीव है, ये बिल्कुल क्या है, मैंने तो एक नया तरह का जीव खोजा है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ना। जीवों का सबसे पहले क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, यानी कि अभिज्ञान किया जाता है। अभिज्ञान यानी सबसे पहले हम पहचाने तो कि ये जीव नया है या ये जीव पहले से है। आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब पहचान किया जाता है। तो कैसे पहचान किया जाएगा? तो उसके ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो आसानी से हमको बाहर से दिख गए, बाहर से देखने पर उसके जो गुण हमें दिख रहे हैं, उस गुणों के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं, वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि ये जो जीव है ये बिल्कुल नए जीव हैं, जिनकी खोज आज तक नहीं की गई थी। तो सबसे पहले तो अभिज्ञान होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। किस आधार पर होगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब विशेषीकरण, विशेषीकरण है। तो अगर कोई जीव मिला तो उस जीव को पकड़ लेंगे और उसमें जो भी हमें बाहर से दिख रहे हैं, उनके गुण जो हमें बाहर से दिख रहे हैं, सभी गुण को क्या करेंगे? नोट कर लेंगे और देखेंगे कि क्या ये गुण पहले से पाए जाने वाले किसी जीव में मौजूद है। तो अगर नहीं मौजूद है, इसका मतलब ये जीव मैंने क्या खोजा? एक नया जीव खोजा। तो सबसे पहला काम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, तो वर्गीकी के अंतर्गत क्या आता है?
वो आता है अभिज्ञान आइडेंटिफिकेशन। किस आधार पर? तो कैरेक्टराइजेशन के आधार पर, विशेषीकरण के आधार पर। तो हमने ये पता लगा लिया कि ये जीव दूसरे जीव से बिल्कुल अलग है, यानी बिल्कुल ये क्या है, एक नया जीव है। ये जीव बिल्कुल एक नया जीव है, ठीक है। सेकेंड नंबर में जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर कहने का मतलब क्या है? नोमेनक्लेचर कहने का मतलब है नामकरण, नामकरण, ठीक है। अब देखिए नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। अब क्या है कि जो जीव हमें मिला है, नया जीव है बिल्कुल, तो उस जीव का अब क्या करना चाहिए? इसका नामकरण करना चाहिए, इसका कोई खास नाम रख देना चाहिए, और इसका नाम ऐसा होना चाहिए। जीवों को जो नामकरण किया जाता है, जो नए जीव खोजे जाते हैं और उनका जो नामकरण किया जाता है, तो उसका नामकरण किस आधार पर किया जाता है? तो उसका नामकरण किया जाता है साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से। तो हर एक जीवों का एक खास साइंटिफिक नेम होता है ना। हर एक जीवों का एक खास क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है। हर एक जीवों का एक खास साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम होता है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाता है। अब ऐसे नहीं है कि वैज्ञानिक के मन में जो कुछ भी आया उस समय मुंह से जो निकल गया तो वो नाम रखा गया, ऐसा नहीं है। कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार जो है वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस जीव का नाम रखते हैं। तो नाम रखने के लिए क्या है कि दो नियम, यानी नियम की दो मोटी मोटी किताबें बनी हुई है। एक को हम लोग कहते हैं ICBN और एक को हम लोग कहते हैं ICZN, ठीक है। ICBN और ICZN यही होता है शायद, ठीक है। चलिए, तो ICBN और ICZN, तो नोमेनक्लेचर नामकरण में वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। तो ICBN जो है इसका नाम हो गया क्या चीज़, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब ICBN की मदद से पौधों का नामकरण किया जाता है। और इसका हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि इसके मदद से जो है जंतुओं का नामकरण किया जाता है, जंतुओं का नामकरण किया जाता है। तो इस ICBN में बहुत सारे नियम हैं, ICZN में बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों के अनुसार वैज्ञानिक क्या करते हैं कि जो नया जीव मिला है उसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो नामकरण की एक खास पद्धति जो अभी चल रहा है, जो प्रचलित है, उसको हम लोग बोलते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, जिसको हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, द्विनाम पद्धति, ठीक है। द्विनाम पद्धति, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब अगर किसी जीवों का नाम लिखा जाएगा, रखा जाएगा, तो उसमें दो नाम आएंगे। उसमें कितने नाम आएंगे? दो नाम आएंगे। एक होगा वंश नाम, एक होगा वंश नाम, और उसके बाद आएगा क्या चीज़? वंश नाम के बाद उसके बाद क्या आएगा? तो जाति संकेत पद आएगा, जाति संकेत पद, जाति संकेत पद आएगा। वंश नाम आएगा और जाति संकेत पद आएगा, है ना, दो नाम। तो यहाँ पर द्विनाम पद्धति, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ये जो पद्धति है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। तो कैरोलस लिनियस ने ये पद्धति नामकरण करने का दिया, है ना। और उस पद्धति को किसमें शामिल किया गया? ICBN और ICZN में शामिल किया गया। और इसी आधार पर अगर कोई वैज्ञानिक ने नया जीव खोजा तो उसका नामकरण किया जाता है। और ये नाम जो है, जो नामकरण किया जाता है, ये नाम पूरी दुनिया में एक होता है, मतलब इंटरनेशनल कोड लिखा हुआ है, यानी हर एक दुनिया में अगर हम किसी भी कोने में चले जाए तो उस जीव को उसी नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी जीव का नाम जो है किसी दूसरे जीव से ना मिलता हो, या किसी एक नाम का एक से अधिक जीव ना हो। तो द्विनाम पद्धति, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वंश नाम और जाति संकेत पद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वंश नाम को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग जीनस या जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। और एक को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, स्पेसीज एपिथेट। या सिंपल में अगर हमें बोलना होता है तो हम बोल देते हैं जीनस। एक नाम जीनस है और दूसरा नाम क्या है? स्पेसीज, जीनस और स्पेसीज। जैसे एग्जांपल के तौर में समझिए, जैसे हम बात करते हैं मैंजीफेरा इंडिका,
तो समझ में आ गई आपको ये बात कि द्विनाम पद्धति क्या होता है। द्विनाम पद्धति का मतलब कि किसी भी नए जीव का यानी किसी भी स्पेसीज का अगर नए जीव को अगर खोजा गया तो उसका नामकरण जब किया जाएगा तो उसके नाम में दो चीज़ आएंगी। पहले वाला जो है वो जीनस होगा और दूसरा वाला स्पेसीज होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका। इसी तरह का ढेर सारा एग्जांपल है, जैसे होमो सेपियंस, हम लोगों का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, इसमें होमो क्या है? जीनस है, और सेपियंस क्या है इसमें? तो सेपियंस इसमें जो है स्पेसीज है। समझ रहे हैं इस बात को? तो जीनस और स्पेसीज, तो इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे नियम होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करने का, तो वो मैं आपको डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया अभी तक? मैंने आपको बताया जैविक विविधता। जैविक विविधता मतलब पृथ्वी पर मौजूद जितने भी सजीव हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, उन सभी को मिलाकर उनकी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग? जैविक विविधता बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 1.7 से 1.8 मिलियन तक प्रजाति जो है वो खोजी जा चुकी है या पाई जाती है संभवतः, ठीक है। अब देखिए, टेक्सोनोमी मैंने आपको बताया, वर्गीकी और सिस्टमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी के, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में यानी जीव जगत में विविधता या जैविक विविधता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेक्सोनोमी क्या हो गया? वर्गीकी। तो इसके अंतर्गत देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है पारंपरिक वर्गीकी, एक है आधुनिक वर्गीकी। पारंपरिक वर्गीकी मतलब जब से ये सब्जेक्ट के बारे में पता चला, इसका अध्ययन शुरू हुआ, तब से हम क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत, वो पारंपरिक वर्गीकी हो गई। लेकिन समय के साथ ये महसूस हुआ कि अब क्लासिफिकेशन जो है, यानी कि अब जो वर्गीकरण है जीवों का या जीवों का जो अध्ययन है, उसको क्या करना चाहिए? उसके आइडिया को थोड़ा बड़ा करना चाहिए, है ना। तो उसे हम लोग अब नए तरह से जो शुरू हुआ है उसको आधुनिक वर्गीकी कहते हैं। तो मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ? मैं अभी आपको पारंपरिक वर्गीकी बता रहा हूँ। तो पारंपरिक वर्गीकी में सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान करना। तो एक नए जीव को पहचानना ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। अगर आप 1.8 मिलियन जीवों को देख चुके हैं, समझ रहे हैं आप, यानी कि आप लगभग 18 लाख जीवों को, अलग अलग प्रकार के जीवों को, अलग अलग प्रकार जीव कहने का मतलब हम अलग तरह के जीव है ना। बिल्ली अलग तरह की जीव है, कुत्ता अलग तरह का जीव है। तो आप अगर इतने 18 लाख अलग अलग प्रकार के जीवों को देख चुके हैं या उसके बारे में जानते हैं, तभी आप इससे आगे निकल पाएंगे, तभी आप नए जीव को खोज पाएंगे। आप समझ सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट काम है ये। तो ये सबके बस की बात नहीं है। इसको करने के लिए एक साइंटिस्ट होते हैं जिनको टेक्सोनोमिस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होता है। किस आधार पर? उसके गुणों के आधार पर। बाहर से जो गुण दिख रहे हैं हमें, तुरंत जो गुण नज़र आए, तो हम उसका क्या कर लेंगे, यानी वैज्ञानिक क्या करेंगे? उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे और कहेंगे कि ये जीव नया जीव है, इससे पहले जितने भी जीव पाए गए थे ये सबसे अलग है, ठीक है। किस आधार पर? तो उसके विशेषीकरण आधार पर, यानी उनके गुणों के आधार पर, जो हमें बाहर से जो आसानी से जो गुण दिख रहे हैं उस आधार पर। इसके अलावा उसके बाद बात आता है कि अगर ये नया जीव है तो इसका कोई नाम रखा जाए जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में एक समान हो, है ना। अगर यानी कि एक नाम का कोई एक ही जीव हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए नामकरण पद्धति लाई गई जिसका नाम कैरोलस लिनियस था, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए और वो नामकरण करने की पद्धति दे गए, लेकिन सबसे फेमस जो अभी चल रहा है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, द्विनाम पद्धति, जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत किसी भी वैज्ञानिक नाम में 2 चीज़ें आती है, एक वंशनाम आता है, एक जाति संकेत पद आता है। पहले वंशनाम फिर जाति संकेत पद आता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर, देखिए पौधों के नोमेनक्लेचर करने के लिए जो नियम बने हुए हैं जिस बुक के अंदर या जिसके अंदर, उसको ICBN कहते हैं। और जंतुओं के नामकरण के लिए जो नियम है वो किसके अंदर है? वो ICZN के अंदर है। ICBN का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिक मतलब क्या होता है? बोटनी मतलब होता है पेड़ पौधों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं। और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजी मतलब क्या होता है? जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो नोमेनक्लेचर बात समझ में आ गई। अब चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आता है पारंपरिक वर्गीकी के अंदर, वो आता है क्लासिफिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए जरा सा पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्सोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। अब देखो यहाँ पर कि हमारे पृथ्वी पर 17 से 18 लाख जीव जो है वो पहले ही खोजे जा चुके हैं। अब नया जीव खोजा जा रहा है, समय के साथ नए नए जीव खोजे जा रहे हैं और उनका नाम रखा जा रहा है, उनके गुणों के आधार पर उन्हें पहचाना जा रहा है ना।
अब देखो कि इतने ज़्यादा जीव हैं, तो क्या हम सभी जीवों के बारे में अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं? 17 से 18 लाख जीव है, तो क्या इन सभी जीवों को हम अलग अलग तरह से अलग अलग का नाम याद रख सकते हैं? उनके गुणों का नाम याद रख सकते हैं? उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं? ऐसा करना असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि हम क्या करते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं। हम एक तरह के जीवों का ग्रुप बनाते हैं। एक तरह के जीवों का ग्रुप कहने का मतलब कि एक तरह के जीव वो हो गए जिनमें पाए जाने वाले गुण क्या हो, वो लगभग समान हो, है ना। यानी समानता के आधार पर जीवों को क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया जीवों का, कि हमारे पास 10 जीव हैं, इन 10 जीव का जो गुण है वो आपस में मिलता है, तो इसे एक ग्रुप में, एक खास समूह में रख दिया गया। तो उस एक समूह में से अगर हम किसी एक जीव के गुणों को भी जानते हैं, तो हम उन सभी जीवों के गुणों के बारे में जान जाएंगे, क्योंकि हमने उस ग्रुप के बारे में बताया है। समझ रहे हैं? समझने का प्रयास कीजिए। कोई एक्स ग्रुप है, इस एक्स ग्रुप के अंदर हमने 10 जीवों को रख दिया, A B C D E F G H I J, मान के इतने जीवों को हमने रख दिया। तो अब हमें A के बारे में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, B के बारे में अलग से नहीं पढ़ेंगे, C के बारे में अलग से गुण नहीं बताएंगे। हमें इस X ग्रुप के गुणों के बारे में बता दिया जाएगा। हमें बता दिया जाएगा कि ये जो X ग्रुप है, इनमें मौजूद जीवों में ये सब गुण पाए जाते हैं। तो यदि हम इस ग्रुप के गुणों को याद रख लेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक इन सब के गुणों के बारे में पता चल जाएगा। तो यही है क्लासिफिकेशन। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होता? तो इसके बारे में अलग पढ़ना पड़ता, इसके बारे में अलग, इसके गुणों के बारे में अलग याद रखना पड़ता, जो कि असंभव था, क्योंकि जीवों की संख्या बहुत ही अधिक है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि चलो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया? तो क्लासिफिकेशन का मतलब है समानता व असमानता के आधार पर जीवों का किसी खास समूह में वर्गीकरण करना। समानता व असमानता के आधार पर जीवों का किसी खास समूह में क्या करना, वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। चलिए, आपका एक क्लास है, आप जिस क्लास में भी पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मान के 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब पीटी का मास्टर आता है, पीटी का जो खेल कराने वाला टीचर आता है, वो कहता है कि हाथ खड़ा करो कि कौन कौन विद्यार्थी खेल में भाग लेगा। तो 20 विद्यार्थी हाथ खड़ा करता है। कितना विद्यार्थी? 20 विद्यार्थी हाथ खड़ा करता है। ये कहता है कि हम खेलेगा, ये कहता है हम खेलेगा, ये कहता है। अब देखो 30 विद्यार्थी तो ऐसा है जो कहता है कि हम नहीं खेलेगा। 30 विद्यार्थी ऐसा है जो क्या बोल रहा है कि हम नहीं खेलेगा। यानी ये 50 में से 30 विद्यार्थी और 20 विद्यार्थी, तो 30 विद्यार्थी इस 20 विद्यार्थी से अलग हो गए। ये 30 विद्यार्थी इस 20 विद्यार्थी से क्या हो गए? अलग हो गए, है ना। लेकिन ये सभी 20 विद्यार्थी जो है वो एक समान है, ये सभी वो हैं जो खेलने वाले हैं। तो हमने क्या कर दिया कि हमें क्या पता चला कि यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन हो गया, यहाँ पर वर्गीकरण, एक लेवल पर क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। ये वर्गीकरण का पहला लेवल हो गया, पहले स्तर पर हो गया, डिसाइड हो गया कि चलो 30 आदमी नहीं खेलेगा तो तुम लोग जाओ अपने अपने घर, 20 आदमी खेलेगा तो जाओ तुम लोग बैट बल्ला हॉकी गेंद और क्या कहते हैं कैरम तेरम जितना है सब उठा करके लाओ। अब फिर बोला गया पीटी टीचर के बारे में, तो अब बताओ कि इस 20 में से कितने विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। तो कहा इसमें से 5 विद्यार्थी ने कहा कि हम क्या खेलना पसंद करेंगे, क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, ठीक है। तो 15 ने कहा कि नहीं, हम क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेगा हम। 15 ने कहा कि हम क्रिकेट नहीं खेलेगा, 5 ने कहा कि हम खेलेगा क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेगा। अब देखो कि ये 5 और ये 15 में भी क्या हो गई, विभिन्नता आ गई, है ना। तो ये जो पांचों विद्यार्थी है, पांचों के पांचों विद्यार्थी में समानता है। क्या समानता है? कि ये सब क्या करेगा, क्रिकेट खेलेगा। और इस 15 के 15 विद्यार्थी में भी समानता है कि ये सब क्या करेगा, क्रिकेट नहीं खेलेगा। लेकिन इसमें और इसमें क्या है, असमानता है, विभिन्नता है। ये सभी वो हैं जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये सभी वो हैं जो क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं। तो ये दूसरा लेवल हो गया, ये सेकेंड लेवल हो गया, ये सेकेंड लेवल हो गया। क्रिकेट हमने जो क्लासिफिकेशन किया ये अब दूसरा लेवल हो गया, समझ रहे हो। ये पहला लेवल था,
जिसमें पहले लेवल पे हमें ये पता चल गया वर्गीकरण, कहने का मतलब जो वर्गीकरण है वो अलग अलग स्तर पर होता है, एक ही बार में नहीं हो जाता है, अलग अलग स्तर पर क्या होता है, वर्गीकरण होता है अलग अलग स्तर पर। यानी क्लासिफिकेशन जो है वो उनके लिए बहुत अलग अलग तरह के स्तर बने हुए हैं, अलग अलग लेवल बना हुआ है, ठीक है, अलग अलग लेवल बना हुआ है जीवों के वर्गीकरण के लिए भी इसी प्रकार से। तो मैं आपको सिंपल परिभाषा से समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ ताकि आपको 100% समझ में आए। तो 50 में से 30 विद्यार्थी नहीं खेलेगा, 20 खेलेगा, तो ये 30 सब ये जितने भी 30 हैं ये सभी एक जैसे हैं, ये जितने भी 20 हैं वो सभी एक जैसे हैं, यानी इन सभी 20 में समानता है और इन सभी 30 में समानता है, लेकिन इसमें और इसमें क्या है, असमानता है। तो ये अलग हो गए और ये सभी एक तरफ आ गए, ये सभी एक तरफ बैठ गए, क्लास में ही एक तरफ चले गए नहीं खेलने वाले और एक तरफ चले गए खेलने वाले, अलग हो गए। ये पहला लेवल हो गया। फिर इस 20 में से पूछा गया कि आप में से कितने क्रिकेट खेलेंगे, तो 5 ने बोला क्रिकेट खेलेंगे, तो फिर 5 को उठाकर बोला गया कि आप वहाँ जाकर बैठ जाइए, और 15 को बोला गया कि आप वहाँ जाकर बैठ जाइए। तो ये सेकेंड लेवल पर, दूसरे स्तर पर अब क्लासिफिकेशन हो गया। अब इन 5 में समानता है कि ये सब क्रिकेट खेलेगा, इन 15 में समानता है कि ये सब क्रिकेट नहीं खेलेगा, ठीक है ना। अब देखो इस 15 में से भी क्या कर सकता है कि क्लासिफिकेशन हो सकता है, ये तीसरा लेवल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा लेवल हो जाएगा, तीसरा स्तर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर हम क्या करें कि गुणों को बढ़ाते जाए, गुणों को अगर बढ़ाते जाए तो क्या होगा कि समानता और असमानता में अंतर आने लगेगी, है ना। अगर हम बोले चलो, अब हम ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल हो गया, अब चलो हम रियल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। चलो कुछ जीव है, कुत्ता, बिल्ली, है ना, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, कॉकरोच, तितली, ठीक है, मछली, सांप, ये सभी अलग अलग तरह की प्रजाति हैं, जीव है, आप सभी जानते हैं। तो देखो अगर हम क्या बोले, चलिए हम बोलते हैं, एक चीज़ समझ में आएगा आपको कि हम एक मतलब वर्गीकरण का हम सिर्फ एक आधार लेते हैं, एक गुण लेते हैं, एक गुण, और वो एक गुण हमने लिया बहुकोशिकीय, वो गुण हमने लिया बहुकोशिकीय। तो हमने जब एक गुण लिया, एक ही गुण लिया बहुकोशिकीय, तो उस आधार पर ये सभी जीव क्या है, एक हैं, क्योंकि इसमें जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी बहुकोशिकीय हैं, सभी के पास एक से अधिक कोशिका है ना। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब एक ग्रुप में आ जाएंगे, एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो ये हो गया पहला लेवल, फर्स्ट स्तर, ये पहला स्तर हो गया क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का। समझ में आ गई बात। अब हमने क्या किया कि एक गुण को ऐड कर दिया, अब हमने बहुकोशिकीय के साथ साथ अब हम ये भी कर रहे हैं कि किसके किसके पास जो है रीढ़ की हड्डी है, किसके किसके पास रीढ़ की हड्डी है, इनमें से किसके किसके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद है। तो पता चला कि हम लोगों के पास रीढ़ की हड्डी है और इन सब के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो हो गया, अब आदमी अलग हो गया, आदमी अलग हो गया इन सब से, और ये सब क्या हो गए, अलग हो गए, यानी आदमी यहाँ से हट गया, ठीक है। अब आदमी चले गया किसी दूसरे ग्रुप में। तो जैसे ही हमने गुणों को विस्तार किया, गुणों को बढ़ाया, तो ये सब तो एक जैसे रह गए, लेकिन आदमी क्या हो गया कि उससे अलग हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया दूसरा स्तर, ये दूसरे स्तर पे हमने क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम अपने गुणों का स्तर बढ़ाते जाएंगे, गुणों का हम बढ़ाते जाएंगे कि अलग अलग जिस गुण पर हम अध्ययन कर रहे हैं अगर उसका विस्तार किया जाए उसको, तो पता चलेगा कि बहुत सारे जीव जो एक समान है वो एक तरफ आ जाएंगे, और बहुत सारे जीव जो मतलब उसके समान नहीं है वो उससे अलग हो जाएंगे। तो यही क्लासिफिकेशन है जो अलग अलग स्तर पर होता है, ठीक है, अलग अलग स्तर पर होता है। तो बायोलॉजी में ये जो स्तर है वो कितने प्रकार का है, तो वो 7 प्रकार का स्तर है। बायोलॉजी में ये 7 प्रकार का स्तर है। मैं आपको बताऊंगा अलग से टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के बारे में। इन सभी स्तर को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेगरी बोलते हैं, या इसको हम लोग रैंक बोलते हैं, या इसको हम लोग टैक्सा बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। सभी को, इन सभी स्तर को हम लोग सभी तरह के नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है।
कैटेगरी बोल सकते हैं, रैंक बोल सकते हैं, टैक्सा बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं। इसमें आपको टैक्सा जो है ये ज़्यादा यूज होने वाला शब्द है, एक वैज्ञानिकी तरीका है ये स्तर को बताने का। तो स्तर क्या है, यानी वर्गीकरण जो है वो सिर्फ एक लेवल पे नहीं होता है, वर्गीकरण अलग अलग स्तर पर होता है। तो अलग अलग स्तर पर क्या होते हैं कि गुणों के आधार पर कोई जीव एक जैसे हो जाते हैं तो एक तरफ आ जाते हैं, और अगर उनमें वो गुण मैच नहीं किया तो वो अलग आ जाते हैं, अलग दूसरे में ग्रुप में वो चले जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण से आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि वर्गीकरण क्या है, तो समानता और असमानता के आधार पर जीवों को क्या करना, समानता और असमानता के आधार पर जीवों को निश्चित वर्गों में यानी कैटेगरी, रैंक, टैक्सा, ग्रुप जो भी बोल लीजिए, इनमें क्या किया जाए कि रखा जाए, वर्गीकरण किया जाए, उसे ही क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, है ना। तो वर्गीकरण करने के लिए हमें इसके उस जीव के बारे में, जिस जीव का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, उस जीव के गुणों के बारे में हमें पता होना चाहिए। गुण कहने का मतलब कौन सा गुण, जो हम बाहर से देख पा रहे हैं, उसके गुणों को देख पा रहे हैं, है ना। जैसे कोई पक्षी है, अगर वो उड़ रही है, अगर हम कह रहे हैं कि ये गौरैया है, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल आएगा कि अच्छा ये वही है जो उड़ रही है, जिसके पास पंख है, जो अंडे देती है, समझ रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कि ये जो है सांप है, तो हमारे मन में ये आएगा कि अच्छा ये सांप है, इसके पास डंक होता है, ये रेंगती है, बहुत तेज़ दौड़ते हैं, ये मतलब भागते हैं। तो ये सब गुण ऑटोमेटिक हमारे माइंड में आ जाएगा। तो उन गुणों को लेकर हम मैच कराएंगे, अच्छा कि ये कौन से ग्रुप से मैच करता है, तो हम क्या करेंगे, उसको उठाकर उस ग्रुप में रख देंगे। तो यही क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसका भी अलग अलग स्तर होता है ना। अलग अलग लेवल पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो बायोलॉजी में वो 7 लेवल हैं। बायोलॉजी में कितने लेवल है, 7 लेवल हैं। जो सबसे ऊपर का लेवल है उसको हम लोग कहते हैं किंगडम। आपको मैं अलग से पढ़ाऊँगा इसके बारे में, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं। उसके बाद आता है फाइलम या डिवीज़न। सेकेंड जो स्तर आता है डिवीज़न आ गया, है ना, फाइलम और डिवीज़न। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है क्लास, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑर्डर। तो क्या हो गया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, उसके बाद आता है स्पेसीज। तो ये 7 कैटेगरी है, सभी अपने आप में कैटेगरी है। ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी, ये भी एक कैटेगरी, ये भी एक कैटेगरी, ये भी कैटेगरी, ये भी कैटेगरी, ये भी कैटेगरी। सभी अपने आप में रैंक है, सभी अपने आप में एक टैक्सा है ना। सभी अपने आप में क्या है, एक टैक्सा है। तो इस 7 ग्रुप में 7 लेवल पर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 विद्यार्थी है, जो आखिर ये सभी के सभी क्या है, विद्यार्थी ही है, विद्यार्थी ही हैं सभी के सभी। तो ये क्या हो गए, तो एक जैसे हो गए। अब एक ग्रुप ऐसा है जो सभी विद्यार्थी है, और एक ऐसा है जो सभी मजदूर हैं। तो मजदूर और विद्यार्थी को तो अलग करेंगे, तो ये किसी खास किंगडम में आ जाएगा, है ना। अब बोलेंगे कि इसमें से क्या हो रहा है, कि इसमें से जो क्या हो रहा है कि 30 जो है वो क्रिकेट खेल रहा है और 20 जो है वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। 30 क्रिकेट नहीं खेल रहा है और 20 क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट खेलने वाला क्या होगा, दूसरे लेवल पर क्लासिफिकेशन होगा। वो दूसरा लेवल हमारा फाइलम या डिवीज़न हो सकता है। तो चलो इस लेवल पर क्या हो गया कि 20 क्रिकेट खेलने वाला और 30 क्या हो गया, क्रिकेट नहीं खेलने वाला। दूसरे लेवल पर डिवीज़न, तो दूसरे लेवल में दो तरह से डिवीज़न हो जाएगा। एक को रख देंगे जो क्रिकेट खेल रहा है, एक को रख देंगे जो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब फिर तीसरे लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि इसमें से अब इसमें से भी जो है ये खेलने वाला है, ठीक है, ये खेलने वाला। अब इसमें से भी कौन क्रिकेट खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा। तो इसमें से पता चला कि 5 क्रिकेट खेलने वाला है, तो 5 जो है वो इसमें आ जाएगा, इस क्लास में। और 15 जो है वो क्रिकेट खेलने वाला नहीं है, तो वो इस क्लास से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस लेवल पर इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 15 क्रिकेट नहीं खेलने वाला है तो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 5 खेलने वाला है तो इसमें आ जाएगा। तो ये अलग क्लास हो गया और ये अलग क्लास हो गया, ये दोनों आपस में अलग हुए, यानी इस स्तर पर आकर ये क्या हो गए, यहाँ पर अलग हो गए। तो ऐसे करते करते जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि ये 100% जो गुण है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। 100% गुण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो स्पेसीज के अंदर 2 स्पेसीज कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, 2 जाति कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, है ना। अगर हम मानव हैं तो आप भी एक मानव हैं, हम में और आप में बहुत सी समानता है। तो हम दोनों एक स्पेसीज के हैं, एक जाति के हैं, है ना। असमानता और समानता कहाँ तक आ सकती है, तो जीनस तक आ सकता
उसके आगे समानता व असमानता नहीं आ सकती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो जैसे जैसे हम गुणों को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे लेवल पर चल रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन चल रहा है, क्लास वर्गीकरण रुक नहीं रहा है। हर एक जगह क्या हो रहा है कि वर्गीकरण हो रहा है। तो सामान्य वालों को एक जगह और उससे अलग वालों को उससे अलग किया जाएगा गुणों के आधार पर। वही हमारा क्या है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है। 7 लेवल पर ये वर्गीकरण किया जाता है। जो सबसे ऊंचा लेवल है, फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट ये टेक्सा, इस टेक्सा को बोलते हैं किंगडम, और सबसे नीचे वाला जो है वो है स्पेसीज। किंगडम में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा असमानता जो है वो अधिक दिखेगा। समानता तो दिखेगा ही, यानी असमानता अधिक दिखेगा। लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन करते करते अगर हम यहाँ चले आए तो उस जीव में समानता बहुत अधिक हो जाएगा, तो उसे हम लोग स्पेसीज बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब आपको बहुत हद तक मैंने कोशिश किया अलग अलग तरह के एग्जाम्पल से समझाने का। तो आई होप कि आपको बहुत हद तक ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए सॉरी। तो ये बात आपको समझ में आ गई वर्गीकरण के बारे में। तो टैक्सोनॉमी में क्या हो गया, ये सभी की सभी चीज़ें किस में आ जाएगी, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आ जाएगी। यानी सबसे पहले जीवों को पहचानना, ये काम उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, बहुत ही कठिन काम है। तो जीवों को पहचानना, उसके बाद उसका क्या करना, गुणों के आधार पर जीवों को पहचानना, उसके बाद उसका नामकरण करना, फिर उसको एक सुटेबल ग्रुप में, एक सही ग्रुप में जिससे उसका मैच करे गुण, उसमें उसको रखना, यानी वर्गीकरण करना। ये सब टैक्सोनॉमी, पारंपरिक टैक्सोनॉमी है। अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या है कि अब अलग अलग आधार पर क्या किया जाता है कि ग्रुपों में बांटा जाता है, वर्गीकरण किया जाता है जीवों का। अलग अलग नए नए आधार आ गए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीता तो सजीवों के बारे में, सजीवों की कोशिका के बारे में, सजीवों के आंतरिक संरचना के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान बढ़ता गया। तो कहा गया कि नहीं, अब इन सब चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए सजीवों को क्या करते वक्त, तो उसको अलग अलग ग्रुप में रखते वक्त, यानी उसका वर्गीकरण करते वक्त। तो आधुनिक टैक्सोनॉमी, तो आधुनिक वर्गीकी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ रखा गया, क्या क्या चीज़ अध्ययन किया जाता है। तो बाहरी एवं आंतरिक संरचना, बाहरी एवं आंतरिक संरचना, ठीक है। दूसरा है ना, बाहरी एवं आंतरिक। इससे पहले क्या आता था, इससे पहले तो बाहर जो भी गुण दिखते थे, बाहर से जो भी गुण दिखता था उसी के आधार पर क्लासिफिकेशन होता था। अब बोला गया कि बाहरी तो ठीक है, लेकिन आपको आंतरिक संरचना के आधार को भी मानना पड़ेगा, है ना। आंतरिक संरचना के बारे में भी जानिए। अब समय बीता तब तो आंतरिक संरचना का पता लगा, जीव के अंदर क्या सब चीज़ पाए जाते हैं उसको अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसी बात नहीं थी। साइंस जैसे जैसे डेवलप हुआ, नए नए चीज़ आते गए, माइक्रोस्कोप आता गया, तो शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ है उन सब चीज़ों को भी हम देख पाते हैं सही तरीके से। तो अब बोला गया कि बाहरी के साथ साथ आंतरिक संरचना को भी आपको लेना पड़ेगा। अब कहा गया कि आप कोशिका को भी देखिए, है ना। अब आप कोशिका की संरचना को भी देखिए कि कोशिका का किस प्रकार का कोशिका है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। इसके अलावा क्या कहा गया, इसके अलावा कहा गया कि आप उसके विकासीय प्रक्रम को भी देखिए, विकासीय प्रक्रम को भी देखिए। विकासीय प्रक्रम यानी उनका विकास कैसे हुआ है, किस जीव से वो विकसित हुए हैं, हजारों लाखों साल पहले इनके पूर्वज कौन थे, जिस जीव के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके विकासीय प्रक्रम के बारे में भी आपको जानकारी रखना होगा। फिर कहा गया कि इसकी पारिस्थितिक संरचनाएं, पारिस्थितिक संरचनाएं, इसकी पारिस्थितिक संरचना यानी कि इसकी इकोलॉजिकल संरचनाएं नहीं, सॉरी, सूचनाएं, यानी कि इसकी पारिस्थितिक सूचनाएं, यानी इसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जो जीव हैं जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ये जीव में कौन से मतलब ये जीव कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, और ये पर्यावरण से किस तरह से एक्ट करते हैं, पर्यावरण के प्रति किस तरह से अपना रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये हो गए इसके पारिस्थितिक सूचनाएं। मतलब कोई जीव है तो ये जीव कहाँ पाया जाता है, अगर ये जीव किसी ठंडे प्रदेश में पाया जाता है तो वहाँ के वातावरण में ये ढला हुआ है, तो उस आधार पर इसके इस सजीव को उस आधार पर भी अध्ययन किया जाना चाहिए, पारिस्थितिक सूचनाओं के आधार पर, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के आधार पर, है ना। कि इकोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है कि सजीवों का अपने पर्यावरण से किस तरह का कनेक्शन है, वही हो गया। तो पारिस्थितिक सूचनाएं।
तो इन सब का अब कहा गया कि आप क्या कीजिए, इन सब को भी ऐड कीजिए जब आप किसी जीव का क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इसे ही क्या कहा गया कि आधुनिक वर्गीकी कहा गया। तो टैक्सोनॉमी में आधुनिक वर्गीकी प्लस पारंपरिक वर्गीकी। तो जो पहले से था वो तो है ही, लेकिन उसमें क्या किया गया, उसको थोड़ा ब्रॉड किया गया, उस आधार को थोड़ा सा बढ़ाया गया। तो अब इन सब आधार पर क्या होता है कि जीवों का क्लासिफिकेशन होता है, नामकरण होता है और जो भी चीज़ है वो होता है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इस टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले वैज्ञानिक को हम लोग टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी सी हम सिस्टमेटिक्स के बारे में कि सिस्टमेटिक्स क्या होता है। अब देखिए, सिस्टमेटिक्स कुछ नहीं है, सिस्टमेटिक जो है वो टैक्सोनॉमी से बड़ा चीज़ है। कहने का मतलब टैक्सोनॉमी और प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इवोल्यूशनरी का मतलब है कि जीवों के विकासीय संबंध, है ना, जीवों का विकासीय संबंध, है ना। यानी इसको हम बोल सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इस बात को समझिए कि हम एक जीव हैं और दूसरे कोई जीव हैं, तो हम में और उस जीव में कितनी जो है, मतलब उनका इवोल्यूशन, उसका विकास किस जीव से हुआ है, मतलब उसके पूर्वज कौन थे और हमारे पूर्वज कौन थे। तो यानी कि हज़ार लाख साल पीछे जाकर इस बात को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरे में और उसमें क्या अंतर था हज़ारों साल पहले या लाखों साल पहले, ठीक है। और हम और वो, हो सकता है कि मैं और कोई और जीव, हम दोनों के पूर्वज एक हो हज़ारों साल पहले, उस पूर्वज से अब हम वो सब अलग अलग जीव बन गए हैं, विकसित हो गए अलग अलग जीवों में। तो ये भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि हम और या जो भी जीव हैं, जिस जीव के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, वो कहाँ से विकसित हो रहे हैं। क्या उस जीव का कोई समान पूर्वज है जो किसी और जीव का पूर्वज था? तो इसको अध्ययन किया जाए। तो इसको कहा दिया गया कि सिस्टमेटिक्स क्या कहा दिया गया, यानी कि टैक्सोनॉमी तो है ही, ये सब चीज़ें तो हैं ही जो हमने पढ़ा। इसके साथ साथ जीवों का विकासीय संबंध, यानी जीव जो विकसित हो रहे हैं वो किस पूर्वज से विकसित हुए हैं। क्या एक पूर्वज से ये जीव किसी खास पूर्वज से विकसित हुए हैं? तो उसके बारे में अध्ययन किया जाए, उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। कहने का मतलब ये समझिए कि हज़ारों साल पहले कोई ए प्रजाति था, तो 1000 साल के बाद क्या हो गया, इससे जो है अलग अलग तरह की प्रजाति बन गई, BCDE, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो इसके बारे में अध्ययन करना है तो हमको 1000 साल पीछे जाकर या लाख साल पीछे जाकर ये सोचना होगा कि क्या ये जीव का जो पूर्वज है वो किसी और जीव का भी पूर्वज था। तो इसी तरह के स्टडी को हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी जीवों का विकासीय संबंध कहते हैं। तो सिस्टमेटिक्स क्या है, तो टैक्सोनॉमी के साथ साथ, इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर हम इस चीज़ का भी अध्ययन करके जीवों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि टैक्सोनॉमी बड़ा फील्ड है या सिस्टमेटिक्स बड़ा फील्ड है। तो सिस्टमेटिक्स एक बड़ा फील्ड है, इसी के अंतर्गत क्या आता है, टैक्सोनॉमी आता है, टैक्सोनॉमी आता है। तो चलिए, आज के इस क्लास में मैंने बहुत हद तक प्रयास किया। आपको ये टॉपिक जो है, खास करके क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है ना, बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है ये आपके 11th के बायोलॉजी का। तो चलिए, आई होप मैंने जो प्रयास किया वो प्रयास सफल हो जाए। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी।